Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या जिन्हें आप आमतौर पे MCQ कहते हैं भाई, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में एक पूरा सेक्शन MCQs का आता है. सो वीडियो में जो है मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन दूंगी जो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो मैंने तो भाई क्वेश्चन बनाए हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, यू गाइज नीड टू बी ट्यून्ड ऑन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बने रहो. जैसे ही क्वेश्चन आएगा कुछ चंद सेकंड्स में दूंगी, आपको क्विकली से आंसर बता देना है, देन मेरे साथ आंसर चेक करना है. सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द सेशन. सो आई होप पिछले लेसन का भी हमने किया है MCQ, तो जो स्टूडेंट्स करते आए हैं उन्हें तो फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है. जो नए आए हैं उन्हें बता दूं, सिंपल सा प्रोसेस है यार, अच्छा रिविजन हो जाएगा इससे. अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस फॉर मी टेलिंग टू यू कि कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि क्या है ना, एक तुमने आंसर कर दिया सेंड, तो मतलब दैट इज़ योर फाइनल डिसीजन. अब उसके बाद यहाँ देखना है कि वो आंसर सही है या गलत. अगर सही है तो वेल डन, उस पर मेहनत नहीं करनी. जो गलत जाता है उस पार्ट को तुम्हें अच्छे से स्टडी करना है. सो लाइक ओवर है यू विल गेट अ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन मिलते हैं. अब MCQ में क्या होता है, कोई एक करेक्ट होता है. सब्जेक्टिव में तो चलो यार 2-3 लाइनें फिर भी तुक्के से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज़ लाइक यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स. तो इस लेसन का ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर सब कर चुके हैं, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है. अगेन कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बेटा तरीका कैसे रहेगा आंसर देने का मैं आपको बताती हूँ. व्हाट विल बी द वे यू विल आंसर. डोंट टेल मी द ऑप्शंस विदाउट द क्वेश्चन नंबर. व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर. लाइक फॉर इंस्टेंस दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो तुम्हें 1 लिखना है, एक छोटू सा डैश लगा देना है, और जैसे मान लो इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल C है, तो ऐसे लिख देना है. अगर टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करते हो, तो ऑप्शन का नाम लिख सकते हो पूरा, और अगर टाइम कम लगता है सो यू कैन जस्ट राइट दिस मच इज ऑल्सो फाइन. ठीक, सभी क्वेश्चन में यही पैटर्न मिलेगा, और मुझे पता है बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी. ठीक है, चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. In this lesson, the author gives us his views on Indian dash and civilization. ये जो लेसन, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है, इसमें ऑथर यानी जो लेखक हैं वो हमें क्या, किस पे व्यूज दे रहे हैं. इंडियन डैश एंड सिविलाइजेशन. सो यू नीड टू क्विकली टेल द आंसर इन दिस फॉर्मेट. इज इट A कल्चर, B बिजनेस, C फैब्रिक्स, और इज इट D टेक्नोलॉजी. किसके बारे में बात की जा रही है. खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं. होता क्या है कभी कभी कि अब मैंने तुमको बता दिया कि इसी लेसन के हैं तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में सब जंबल होके आता है तब लगता है दिमाग उलझता है ना. तो अच्छे से इसे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ मुझे आंसर. काफ़ी बड़ी चीटिंग है ये भाई, सामने सामने तुमको लेसन का नाम दिख रहा है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. इंडिया की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी बात कर रहे हैं हम. सो दैट इज ऑप्शन A, कल्चर इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट. ओके, डन है. चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 2. It is the feeling of belonging to one dash that is so special about Indian culture. इसका भी जल्दी से बताओ कि ये एक फीलिंग है बिलोंग करने की, किससे, टू वन डैश दैट इज सो स्पेशल, जो कि बहुत खास है हमारे इंडियन कल्चर के बारे में. तो आंसर बताओ. A रिलीजन, B ग्रुप, C रीजन, और D रेस. कभी कभार स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स लुक अलाइक. तो बेटा रिलीजन बेसिकली धर्म होता है, तो तुम प्रैक्टिकली भी सोचो. ग्रुप यानी संगठन, अब वो संगठन में कितने भी तरह के लोग हों, कोई भी हो. C रीजन, रीजन कन्फाइन हो गया, जैसे नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है. रेस, रिलीजन, ये सब क्या होता है, यानी जैसे तुम एक ही टाइप की प्रजाति से आ रहे हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई होप थोड़ा अगर मैंने हिंट दिया है तो समझ गए इसका आंसर क्या है भाई, कि ये होगा इट इज़ द फीलिंग बिलोंगिंग टू वन ग्रुप. एक ग्रुप के हैं हम, डिस्पाइट ऑफ हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति से हम आते हो, कहीं से भी आते हो, वी ऑल फॉर्म वन ग्रुप डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस. सो B ग्रुप इज द करेक्ट आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Indians have shown the power to make dash changes and of becoming used to new situations.
हिंदुस्तानियों ने ऐसी ताकत दिखाई है टू मेक डैश चेंजेस, किस टाइप के बदलाव वो ला सकते हैं और नई सिचुएशन से एक्सेप्टिंग। और ये हमारे इंडिया की खासियत है कि हम हर चीज़ नई चीज़ को एक्सेप्ट करते आते हैं, तभी जो है ग्रो कर सकता है इंसान, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दी चेंजेस। दुनिया बदलती है तो उसके साथ हमें अपने कल्चर को रखते हुए बदलना है। तो किस टाइप के चेंजेस या सिचुएशंस? ए बिग, बी लिटिल, सी मॉन्स्ट्रस, डी जाइजेंटिक। काफ़ी इजी सा आंसर है। आपको अच्छा लेसन की रीडिंग भी अच्छे से करनी है। मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया है, लेकिन 2 बार तुम खुद भी लेसन को रीड करोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। डायरेक्ट आपसे लाइनें पूछ सकते हैं। वेरी ऑब्वियस, बिग इज़ द करेक्ट आंसर। हम हिंदुस्तानियों में पावर है कि बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, वो तो आज हम देखते ही हैं भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। क्विकली टेल द आंसर। कल्चर is always a complex of dash strands of varying importance and vitality. कल्चर यानी जिसे हम संस्कृति कहते हैं, वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स है, यानी एक नहीं होती है संस्कृति। मैं ये नहीं कह सकती ये कल्चर है, वो मिला जुला है। कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड वाइटलिटी। सो इज इट ऑप्शन A 2, B 3, C 4 या D many? नाउ आई गेस ये बहुत ही इजी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ज़्यादा वक्त मत लो यार। 4D है आंसर। 4D 4 डायमेंशनल वाला नहीं भाई, मतलब मैनी है आंसर। मैनी स्ट्रैंड्स। कल्चर संस्कृति एक नहीं है। तुम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही इंडिया है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हमारा फूड, डिफरेंट टाइप के ड्रेसिंग स्टाइल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये सब मिला के बनती है हमारी संस्कृति। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्ट्रैंड्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो, ये मैं यहाँ बार बार क्या लिख रही हूँ कि इसी पैटर्न में आंसर करो। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में सिर्फ ऑप्शन लिख देते हो, ठीक है। ऐसे आंसर करना। आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आगे क्या, ये आपको बताना है। सो इज इट A अपॉर्चुनिटी, B फूड, C ड्रेस, D हेयर? हिंदुस्तान में मासेस एंड क्लासेस यानी बहुत सारी भीड़ और उनकी अलग अलग क्लासेस में फ़र्क क्वालिटी का नहीं है, है ना। क्वालिटी या रंग के बेस पे हम उन्हें अलग नहीं करते हैं, बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डैश। दीज ऑल आर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम ए लेसन। तो लेसन अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे आंसर। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। अपॉर्चुनिटी यानी हमारे यहाँ बाहर जैसा नहीं है कि काला गोरा रंग या इसके बेस पे हम लोगों को अलग करते हैं, है ना। जैसे हमने कुछ कंट्रीज़ के आई थिंक एग्जाम्पल लिए थे यूरोप वगैरह में, तो इंडिया में कैसे इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी से मासेस एंड क्लासेस डिफाइन होती हैं, ये डिफरेंस आता है उनमें। चलिए क्वेश्चन 6 पे आ जाइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नेम ऑफ द ऑथर बताना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर? इज इट A हुमायूं कबीर, B सुमित्रा नंदन पंडित, C खुशवंत सिंह, D महादेवी वर्मा? हु इज़ द ऑथर? ऑथर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली नाम, जो उनकी डिटेल्स दी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पर्पसली मैंने इन क्वेश्चंस को डाला है कि अब तक शायद नहीं पढ़ा हो, ध्यान नहीं दिया हो तो दे देना। इजी आंसर डन है। चलो 6 का है आंसर A हुमायूं कबीर। कबीर जी ने लिखा है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ऑल राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ क्वेश्चंस लाइन से मैं ऑथर के बारे में देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या ज़्यादातर तुम लोग लेसन पे फोकस कर लेते हो, कहानियाँ याद हो जाती है, ऑथर को भूल जाते हो। सिर्फ नाम नहीं बेटा, 1-2 पैराग्राफ में तो डिटेल लिखी है, इतना तो अपन पढ़ ही सकते हैं। तो हुमायूं कबीर क्या थे भाई, आपको बताना है। अबाउट द ऑथर की इन्फॉर्मेशन में ही दिया है। हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस डैश। A पोएट, B नॉवलिस्ट, C पॉलिटिकल थिंकर, D ऑल ऑफ दीज। इनमें से वो क्या थे? पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, थिंकर थे, पॉलिटिकल, या फिर सब थे? तो हल्का सा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। और जो आंसर गलत दे रहे हैं इसमें उन्हें याद रखना है कि मुझे यहाँ फोकस करना है, अभी भी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को। चलो बहुत बेहतरीन। कोई बोलेगा मैम लिखा है लेसन, तो पोएट भी हो सकते हैं, ये नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल थिंकर भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल थिंकर क्लियरली लिखा है भाई आपकी किताब में। ही वॉज ऑल ऑफ दीज, मल्टी टैलेंटेड थे हमारे हुमायूं कबीर जी। ऑल ऑफ दीज हैं, वो पोएट भी हैं, वो नॉवलिस्ट भी हैं, वो एक पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, ठीक है। चलो आ जाओ 8 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखना चाहती हूँ, टेस्ट करना चाहती हूँ मेमोरी किस किस को आंसर आएगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वॉज अ सेंट्रल मिनिस्टर? भैया पॉलिटिक्स में इनका बड़ा हाथ था, ये सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं।
अब क्वेश्चन ये है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, यानी जब हुमायूं कबीर जी सेंट्रल मिनिस्टर थे तब इंडिया का पीएम कौन था। तो बोलो मैम ये हमें कैसे पता, क्लियरली लिखा है अबाउट द ऑथर का जो एक पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इज इट ए एल बी शास्त्री, बी जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। क्लियरली आपके उस पैरा में लिखा हुआ है, ये जाके मत देखना, खुद से ट्राई करो। ओके ऐसा लिखा है, ऐसा करके लिखा है। आंसर बता देती हूँ, आंसर चलो 2 मिनट और दूँ, थोड़ा सा टाइम और दे दूँ। बोले मैम सोचने तो दो, चलो आ जाओ भाई। आंसर है ऑप्शन बी जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये एग्जैक्ट लाइन आपके अबाउट द ऑथर में लिखी है, अंडर नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप, ऐसा करके लिखा है, नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप क्लियरली लिखा है भाई। यानी उनकी प्राइम मिनिस्टर नेहरू कौन हो गए भाई, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो यानी इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर जो है कौन थे, हुमायूं जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर थे। ठीक डन है, चलो आ जाओ आगे आ जाओ, याद करते जाना है डिटेल्स। क्वेश्चन 9, दिस आर्टिकल इज एन अडैप्टेड वर्जन of the lecture delivered by Humayun Kabir in dash, A. Delhi University, B. JNU, C. Baroda University, D. Allahabad University। ये जो आर्टिकल ये अपन पढ़ रहे हैं इंडियन कल्चर का, इन्होंने एक्चुअली एक लेक्चर दिया था किसी यूनिवर्सिटी में और वहाँ से इसको अडाप्ट करके थोड़ा चेंज करके डाला गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी विच वॉज क्लियरली मैंशनड। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। गुजरात की यूनिवर्सिटी है भाई, गुजरात वाले खुश होंगे बड़े, समझ गए। गुजरात इतना ज़्यादा हिंट दे देती हूँ मैं, है। चलो भाई सी है बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बड़ौदा हमें पता है गुजरात में है। तो वहाँ पे उन्होंने ये लेक्चर दिया था जिससे फिर ये उठाया गया है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 10 पे जल्दी से, फटाफट से आओ। हु वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ये लेसन अच्छे से पढ़ना भाई। ऑथर ने बताया था कि इंडिया को अर्लीस्ट यानी शुरू में जो हम मानते थे कि इंडिया पे आके जो राज किया है, इन्वेड किया है, वो कौन थे टिल रिसेंटली, अभी तक क्या माना जाता था। इज इट ए आर्यंस, बी ग्रीक, सी ऑस्ट्रेलियंस, डी टर्किश। और आपको ऑप्शन में भी मतलब इतना आसान कर दिया है कि क्या बताऊं। चलो भाई ऑप्शन ए है इसका आंसर, आर्यंस। ऑफ कोर्स आर्यंस को माना जाता था कि ये इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे पहले आए थे इन्वेड करते हुए, ऑथर के अकॉर्डिंग टिल रिसेंटली। आगे की कहानी हमें पता है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे की कहानी यहीं आ गई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च, अभी तक ऑथर तक को भी ये पता था कि भाई आर्यंस जो हैं अर्लीस्ट इन्वेडर्स थे, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के बाद ये पता चला, जो कि लेसन में ही दिया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश हैज बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ए पोस्ट आर्यन इन्वेडर्स, बी नो प्री आर्यन इन्वेडर्स, सी प्री आर्यन इन्वेडर्स, और इज इट डी नन ऑफ दीज। तो यानी ऐसा माना जाता था कि आर्यंस अर्लीस्ट इन्वेडर नहीं थे, उनसे पहले भी कोई आए थे। अब उनसे पहले आए थे, नाम नहीं पता, तो पहले को हम क्या कहते हैं, प्री। जैसे प्री बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड से पहले के एग्जाम, तो इन्हें कह दिया गया प्री आर्यंस, क्योंकि ये आर्यंस से पहले आए थे। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, डन है। चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन 12, हु वर साकास एंड हुनास। ये आपको क्लियरली दिया गया था लेसन में कि ये कौन है। ए ग्रीक ट्राइब्स, बी चाइनीज ट्राइब्स, सी इन्वेडर ऑन इंडिया, डी नन ऑफ दीज। सो शुडंट टेक मच टाइम। आर्यंस इन सबके साथ जो है इनका भी नाम जुड़ा था, यानी आर्यंस भी इन्वेडर्स रहे, प्री आर्यंस भी वही रहे, तो ये भी कौन थे, इन्वेडर्स थे हिंदुस्तान पर। सो सी इन्वेडर्स ऑफ इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 13, ये मैं चाहूंगी सब करें भाई, मीनिंग वाले क्वेश्चन है। What is the meaning of absorbed? Absorbed का मतलब क्या है इन सभी वर्ड्स में से। A take in, B take out, C take away, D none of these. Will give you little time. This you can do. Absorbed का मतलब क्या है इनमें से, absorb कर लेना। जैसे कॉटन है, कॉटन में पानी डाला, कॉटन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो भाई इन तीनों चीज़ों या चारों चीज़ों में से क्या किया बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। चलो बहुत शानदार, आई होप आंसर आ गया होगा। एब्जॉर्ब यानी मैंने क्या कहा, कॉटन है तो कॉटन के पानी अंदर ले लिया, अंदर को क्या हम कहते हैं, इन। सो ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब्ड इज टेक इन। सिंपल सा है भाई, थोड़ा रिलेट करके किया करो, आंसर बिल्कुल आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे।
इंडियन कल्चर इज डैश, इतना सा क्वेश्चन है ये। इंडियन कल्चर डैश है, बता दो भाई अकॉर्डिंग टू द लेसन। ए फ्लेक्सिबल, बी ब्यूटिफुल, सी ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स, डी नन ऑफ दीज। अब अगेन कुछ कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू बेस्ड लगते हैं कि हम अपने हिसाब से आंसर करें, लेकिन इंग्लिश में बेटा जो लेसन पढ़े हों उन्हीं को याद करके आंसर देना। मुझे पता है इंडिया का कल्चर ब्यूटीफुल भी है, बहुत कुछ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेसन इसका करेक्ट आंसर आपको, हमको सभी को पता है, ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स। इंडियन कल्चर एक अकेला अलग कल्चर नहीं है, सभी कल्चर, इतनी सारी संस्कृतियां हैं हमारी, वो मिला के बनता है इंडियन कल्चर। सो सी गोज ऑन फॉर द करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल भी है मानती हूँ, लेकिन सी लिखना है भाई हमें अकॉर्डिंग टू द लेसन। चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15। इसका भी आंसर मुझे सबसे चाहिए भाई, क्योंकि ये भी जो है वर्ड मीनिंग टाइप वाला क्वेश्चन है। आपको एक्चुअली मीनिंग दिया है, वर्ड बताना है। सो क्वेश्चन सेज विच वर्ड स्टैंड्स फॉर फॉलोइंग समथिंग एज अ रिजल्ट। यानी ये मीनिंग दिया है बेटा मेरे, ये जो है ना ये तुमको मीनिंग दिया है। दिस इज बेसिकली द मीनिंग। आपको काम करके दे दिया इन्होंने, मीनिंग दे दिया है, आपको वर्ड ढूंढना है। फॉलोइंग समथिंग एज अ रिजल्ट, इसमें से किसका मतलब होता है ये? ए कंडेम, बी कॉन्सिक्वेंट, सी केस, या डी कॉल्ड। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि आई थिंक हम काफ़ी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फॉलोइंग समथिंग एज अ रिजल्ट, यानी जैसे हमने कोई काम किया, तुमको फिर भी थोड़ा हिंट दे देती हूँ। तुमने कोई काम किया, उस काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम कहते हैं। सो बोलो मैम अब तो समझ गए, बहुत समझदार हैं हम। बी कंसिक्वेंट है इसका आंसर। मैं बोलती हूँ ना व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, यानी तुमने ये पढ़ा, सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, या कॉन्सिक्वेंटली, तो वही है इसका मतलब। क्लियर है, डन है, चलो बहुत शानदार। सो व्हाट विल बी योर ड्यूटी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे वो मैंने डाले हैं। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जितना भी आपका स्कोर आया है, मान लो किसी का 13 आउट ऑफ 15 है, तो 13/15 करके भेज देना है। और जो 2 गलतियां हुई हैं उस पर ध्यान दो, किसी के 10 आए, किसी के 12, किसी के 15 आए, किसी के 8 आए, कोई बात नहीं, जितने आते हैं भेजो, ताकि तुम्हें खुद लगेगा हाँ यार मुझे इतनी तैयारी और करनी है। क्लियर है? सो बच्चा लोग, विद दिस वी एंड चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के MCQs। आई होप आप लोग के सभी डाउट जो है काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। सो आपको फिर से बता दूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन। ओवर हेयर ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, दोनों ही इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। आप अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।